नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज मायावती ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान जारी किया और यह बयान ऐसे वक्त में आया जब इंडिया गठबंधन की बैठक को महज 2 दिन ही पूरे हुए थे। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से यह आपत्ति की गई थी कि इस गठबंधन में मायावती को शामिल न किया जाए। अखिलेश यादव के मायावती के साथ बेहद कड़वे अनुभव 2019 के लोकसभा चुनाव में रहे हैं और यह खबर सामने आने के बाद तत्काल ही मायावती की तरफ से एक प्रतिक्रिया भी आई, लेकिन इस रिएक्शन के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल मायावती ने आज एक बयान जारी कर यह कहा कि किसी को कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र नाम न लेते हुए कहा कि इस तरीके की बयानबाजी से परहेज किया जाना चाहिए। दरअसल उनको यह मालूम पड़ चुका था कि अखिलेश यादव मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में मायावती का यह कहना कि कभी भी किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है, इसके अपने सियासी मायने हैं। तो क्या यह माना जाए कि आने वाले वक्त में सियासत का रुख देख करके, हवा का रुख देख करके मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है, या फिर मायावती ये बताना चाहती है कि उनकी ताकत और उनकी आमद के बगैर यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने लायक नहीं है। सियासी गलियारों में इसके अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं और फिलहाल यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसके बाद समाजवादी खेमे की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म हो गया है। तो आखिरकार मायावती के इस बयान के मायने क्या है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मायावती के बगैर इंडिया गठबंधन का की क्या स्थिति होगी, इस पर भी एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बहस की हम आज शुरुआत करें, इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का वो बयान सुन लेते हैं जो आज चर्चा के केंद्र बिंदु में है। बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है। तो आपने सुना कि किस तरीके से मायावती ने आज एक बयान मीडिया में जारी किया और यह बताने की कोशिश की कि इस तरीके की टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। आने वाले वक्त में कभी भी किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है और निश्चित तौर पर मायावती ने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा, क्योंकि बहुत वक्त नहीं गुजरा, महज 5 साल ही होने वाले हैं और किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक जमाने में उत्तर प्रदेश की सियासत के दो सबसे बड़े ध्रुव, दो सबसे बड़े दुश्मन एक साथ हाथ मिला लेंगे, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो पारंपरिक तौर पर एक दूसरे की दुश्मन है, वो दोनों एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। मायावती और मुलायम सिंह मंच साझा कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा एक दौर में जब मुलायम सिंह और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की सियासत के दो अलग किनारे थे, दो अलग छोर थे, लेकिन हमने देखा सियासत की ऐसी मजबूरी भी हुई कि मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह को भी एक साथ मंच साझा करना पड़ा, गठबंधन करना पड़ा। मुलायम सिंह और कल्याण सिंह की जोड़ी को उत्तर प्रदेश में हमने देखा। हालांकि उस दौर में भी लोगों ने इसके अपने अलग अलग मायने निकाले थे, लेकिन दोनों को ही इस गठबंधन से फायदा हुआ था। ये बात अलग थी कि उस वक्त आजम खान, जो सबसे करीबी थे मुलायम सिंह के, वो नाराज हो गए थे, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा ही कल्याण सिंह को निशाने पर रखती रही। खैर, ये तो गुजरे जमाने की बात हो गई। हम वर्तमान की समय की बात कर रहे हैं। उस वक्त से लेके अब तक राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है। मूल्य बदल गए, आदर्श बदल गए, विचारधाराएं बदल गई। तो मायावती के इस बयान को हम किस तरीके से देखें, क्या समझा जाए, आज इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र सिंह, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। फराज भाई,
बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उमा शंकर जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। उमा शंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत। और बहुजन समाज के चिंतक, दलित विचारक हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, करमवीर आजाद साहब। बहुत स्वागत है करमवीर आजाद जी आपका भी। आप सभी से हम आज ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मायावती के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए। शुरुआत आज हम उमा शंकर जी से करना चाहेंगे। उमा शंकर जी, इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में शामिल ना किया जाए। उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई मायावती की, वो आपने भी सुन भी ली होगी और पढ़ भी ली होगी तमाम न्यूज वेबसाइट्स में। आज प्रमुखता से उनका यह बयान छाया हुआ है। तो क्या माना जाए, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या इंडिया गठबंधन आने वाले वक्त में मायावती को शामिल कर सकता है, भले ही अखिलेश यादव का विरोधी सही? देखिए मानस जी, इंडिया का गठन वो भरोसे की बुनियाद पर की हुई है और भरोसा है इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का। इस देश में जो तानाशाही सरकार चल रही है, वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का अधिग्रहण करके अपने हिसाब से देश को चलाना चाहती है, नागपुर के हिसाब से देश को चलाना चाहती है, भाजपा मुख्यालय से संसद को चलाना चाहती है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक भरोसे की बुनियाद पर इंडिया का गठन हुआ है। इंडिया को बचाने के लिए इंडिया का गठन हुआ है। अब रही बात कौन इस गठबंधन में आएगा, कौन नहीं आएगा, जो 28 दल हैं मानस जी, उन लोगों ने मिलकर जो एक अपना नियम कानून या जो बार बार बैठकें हो रही हैं, उसमें जो मतभेद आ रहे हैं, उन पर वो चर्चा करके उसका समाधान निकाल कर 2024 के लिए तैयार हो रहे हैं। उसमें ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि माननीय अखिलेश यादव जी इस घटक के एक महत्वपूर्ण घटक दल है, इस अलायंस के, इस गठबंधन के। ऐसी स्थिति में उनकी इच्छा के विपरीत जाके कोई निर्णय हो, ऐसा संभव नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के किसी दल को इंडिया में शामिल होना है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के जो अन्य दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है या आरएलडी है, इन्हीं लोगों के सामूहिक निर्णय के बाद ही कोई निर्णय इंडिया में शामिल होने के लिए लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि इस पर 28 जो दल है उनको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। रही बात मायावती जी के बयान का, बिल्कुल ये लोकतंत्र की सच्चाई है, ये राजनीति की सच्चाई है। आपने भी तमाम उदाहरण दिए कि तमाम गठबंधन बनते और बिगड़ते रहते हैं। तमाम ऐसे दल जो पूरब और पश्चिम है, उनको भी हमने एक दूसरे को गालियां देते हुए, एक दूसरे से जुड़ते हुए देखा है। ये उत्तर प्रदेश ही उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से पीले गमछे वालों ने भगवा गमछे वालों को कहा कि मठ भेज देंगे, भीख मांगने की ट्रेनिंग देंगे, कटोरा पकड़ा देंगे, तमाम गालियां दिया। लेकिन आज देखिए वो फिर वहीं पर है और मंत्री बनने के इंतजार में है और मुख्यमंत्री जी भी पूरे मजे ले रहे हैं पीले गमछे वालों से और अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो ये राजनीति का अपना एक देखिए अलग सच्चाई है। जहां तक बसपा और समाजवादी पार्टी की बात है कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद जो है दूरियां बढ़ी, लेकिन फिर देखिए नजदीकियां हुई। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों विधानसभा चुनाव में अभी लड़ रहे थे और तल्खियां दिख रही थी, लेकिन एक बड़े कैनवास पर इस देश के लिए हम सब एकजुट हैं। कोई हमारे अंदर मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। इंडिया के 28 दल एक है। मायावती जी का जहां तक बयान है, निश्चित रूप से वो राजनीति की सच्चाई है। राजनीति में ये चीजें होती हैं। अखिलेश यादव जी इंडिया के महत्वपूर्ण घटक दल है। उत्तर प्रदेश में उनकी सहमति किसी भी मुद्दे पर जरूरी है। जी मनोज। चलिए राघवेंद्र जी के पास चलते। राघवेंद्र जी, अगर इंडिया गठबंधन में मायावती आ जाती है, क्योंकि आज के रुख के बाद ये माना जा रहा है कि जैसा उन्होंने कहा कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है किसी की, तो उन्होंने एक तरीके से अपनी उपयोगिता बताने की बात की। कोई ऐसे हालात बन जाते हैं कि मायावती भी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाती है, तो ऐसे में रास्ता थोड़ा सा और कठिन भी हो जाएगा आपका। नहीं मानस जी, आज की तारीख में समाजवादी, आवाज आ रही है मानस जी? जी बिल्कुल आ रही है।
आज की तारीख में चाहे समाजवादी पार्टी की स्थिति देख लीजिए, चाहे कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए या बसपा की स्थिति देख लीजिए, तीनों की स्थिति बहुत दयनीय है। अगर राजनीतिक भाषा में कहा जाए, तीनों जो हैं उत्तर प्रदेश की जनता की नजरों से गिर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख देश में सबसे ज्यादा विश्वसनीय पार्टी है। तो अगर ये लोग एक भी हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव देख ले तो जो वोट परसेंटेज है भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा था, मतलब लगभग 50% के आसपास था, और इन सब का मिलकर के 50% नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए विकास और सुशासन के मुद्दों पर, ये कोई एमवाई समीकरण या पीडीए समीकरण या वाहियात बातों को लेकर के हम लोग नहीं समाज में जा रहे हैं। हम लोग जो है एक सकारात्मक विचार लेकर के जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुआ हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। उत्तर प्रदेश में अगर सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए गए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। अब यह पीडीए जो है, पीडीए क्या लेकर के जा रहा है, क्या दे रहा है? देश में जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। मानस जी, इस प्रकार की बातें देश सुनने के मूड में है क्या? अभी 4 राज्यों में चुनाव देश में हुए, सबने देख लिया क्या बातें हो रही हैं, क्या जनता को है, क्या देश और प्रदेश की जनता चाहती है। आज की तारीख में हमारे पास सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, सबसे विश्वसनीय कार्य प्रणाली है। पीडीए गठबंधन है, बहुत सुनहरा मौका था। मानस जी, अभी जो इनका गठबंधन है, तथाकथित गठबंधन पीडीए जो है, अभी 4 राज्यों का जब चुनाव हुआ था तो उसमें ये लोग जो है एक मंच पे आ सकते थे। कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं राजनीति से इतर बात कर रहा हूं। फिर क्या गति हुई इनकी? कोई भी राजनीतिक दल एक मंच पे आया? यहां तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो पीडीए गठबंधन का हिस्सा है, एक विधानसभा सीट थी समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में, उसको खोने के लिए नहीं तैयार थी। क्या क्या भाषा का प्रयोग हुआ? चालू पार्टी, मरा हुआ सांप, मंदबुद्धि, कुरकुट, ये लोगों का पीडीए गठबंधन है। आज तक क्या तय हो पाया इनके पीडीए गठबंधन में? भाई, मैं अगर देश की जनता की नजर से देखो तो देश की जनता जानना चाहती है इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। बस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है, नरेंद्र मोदी देश को लूटे ले रहे हैं, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो मौन हो जाते हैं, संयोजक की बात आती है तो मौन हो जाते हैं। क्या तय होता है मानस जी इनके यहाँ? आगंतुक कौन रिसीव करेगा, खाने की व्यवस्था कौन करेगा, फोटोग्राफी की व्यवस्था कौन करेगा, मीडिया कौन सेट करेगा? अरे भाई, क्यों देश की जनता को गुमराह कर रहे हो? ना आपका गठबंधन 1990 से पहले था, ना अभी तक हो पाया है। ना बदल लेने से क्या होता है मानस जी? ये पीडीए ये जो इनका जो इंडी गठबंधन है, सिर्फ नाम बदला गया है, रूप वही है जो 2019 में पश्चिम बंगाल में हाथ पे हाथ बांध करके ये लोग खड़े हुए थे और एक दूसरे के लिए कसीदे पड़े थे। बाद में गठबंधन की क्या गति हुई थी? अब ये गुमराह करने की बातें छोड़े, अब देश की जनता को वास्तविकता बताएं। हम लोग जो है प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, जरा अभी और आने दीजिए, अभी आगे और मानस जी अभी और आगे बढ़िए। इनकी जो दुर्गति और होने को बाकी है वो भी होगी। पीडीए गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है, सॉरी, इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और इन लोगों को इन मुद्दों पे आना पड़ेगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये कभी सरकार में रह चुके हैं या सरकार में है, इन्हें बताना पड़ेगा इन लोगों ने इस क्षेत्र में क्या काम किया है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए फराज किदवई साहब के पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी का भी पक्ष आना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में, फराज भाई, बैठक में 2 चीजें रखी थी। एक तो स्टीयरिंग यूपी की अखिलेश यादव के हाथ में होगी, दूसरा जब ये कहा गया कि बसपा के बारे में क्या विचार है तो तुरंत अखिलेश यादव जी नाराज हो गए, तो थोड़ा लहजा उनका तल्ख हो गया था और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे कि वो क्या सोचती है बसपा के बारे में, तब समाजवादी पार्टी अपना डिसीजन लेगी इस गठबंधन को लेकर के। तो एक तो मायावती से इस तल्खी की वजह क्या है, और दूसरी बात जो आज बहन जी ने कही कि कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है किसी की, तो भूलना नहीं चाहिए कि कैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी खुद हाथ मिलाने के लिए बहन जी के पास पहुंच गई थी। मानस जी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा और मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। मेरी आवाज आ रही है मानस जी? जी बिल्कुल आ रही है।
जी मानस जी, अभी हमारे भाई राघवेंद्र सिंह जी ने एक बात कही कि इनकी क्या दुर्गति हो गई। तो दुर्गति से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि दुर्गति का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्शन जीते हम हारे, करेक्ट मानस जी? यही मतलब हुआ ना, बाकी और कोई दुर्गति का तो मतलब हुआ नहीं। जी। जी। तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगा मानस जी कि देखिए, ये लोकतंत्र है और भारत के जैसी हेल्दी डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत कहा जाता है। तो एक वक्त ऐसा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत बड़ा नेता मानता हूं, उनका बहुत सम्मान है, पूरा सम्मान है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत भी जब्त हुई थी 1957 के लोकसभा चुनाव में। तो अगर इलेक्शन की जीत हार को आप दुर्गति बोलेंगे तो मुझे लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे कभी जनता आपको आशीर्वाद देगी, कभी जनता हमको आशीर्वाद देगी, और जनता की कसौटी पर हमको खरा उतरना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाते हैं मानस जी बहुजन समाज पार्टी की बात पे। देखिए क्या है कि बहन जी ने जो अभी बोला है कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, बिल्कुल ठीक बोल रही है, क्योंकि 4 बार उन्होंने सरकार बनाई और कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके उन्होंने सरकार बनाई, ये पूरी देश ने देखा। 1989 में मानस जी, ये देखिए, इसको अगर आप चेक कर रहे हैं और आपने अभी शुरुआत में बोला था कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो 1989 में बीएसपी का जो वोट शेयर था वो 9.41% था। क्या रीजन है कि आज 30 साल के बाद भी उनका वोट शेयर वही 10-11% के आसपास है? ये बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब के अथक प्रयास, अथक मेहनत और अथक बलिदान से बनी हुई है। पूरा सम्मान मान्यवर काशीराम जी को मैं देते हुए, मान्यवर काशीराम साहब को, कि उन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक के साइकिल चलाई उस टाइम पे, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, और बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के, अगर मुझसे तो ना बात करिए, लेकिन अगर इनके कार्यकर्ता से बात करिए, तो आज की तारीख में इनका कार्यकर्ता जो है वो निराश है। क्योंकि कहीं ना कहीं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से डर करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने रोकने का काम किया है। आप देखिए कि अभी मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मानस जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सुन रहा था, तो उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तो कहा कि इंडिया गठबंधन के जो हमारे सांसद हैं वो गलत कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी के ऊपर उन्होंने जो जो मिमिक्री की वो गलत है। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी। आदरणीय बहन जी से मेरा ये अनुरोध है कि इलेक्शन कमिश्नर के जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो फैसले को पलटा गया भारतीय बीजेपी पार्टी के द्वारा, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके एक इनके सेंट्रल मिनिस्टर को लाया गया ताकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये पूरी तरह से हावी हो जाएं, उस पर बहन जी का कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है? बहन जी का स्टेटमेंट इस पर कोई क्यों नहीं आता है कि चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे पंजाब हो, वहां के जो गवर्नर्स हैं वो 2-2, 3-3 साल तक के विधानमंडल से पास किए हुए बिल रोके रहते हैं, मगर माननीय बहन जी उस पर कुछ नहीं बोलती हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता चाह रहा है कि बहन जी आगे बढ़े, मान्यवर श्रीराम साहब का मिशन आगे बढ़ाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनको डरना छोड़ना होगा। आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो समाजवादी पार्टी है और इंडिया गठबंधन है। कांग्रेस भी आज की तारीख में ठीक ठाक लड़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मानस जी के बहुजन समाज पार्टी को 2 बार, आप देखिए कि जब इनकी 13 सीट, इनकी 12 सीटें थी 1989 में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, और उसके बाद में नेताजी ने मान्यवर काशीराम साहब के साथ 1993 में गठबंधन किया और 13 से 67 तक की सीटें पहुंची। ऑक्सीजन देने का काम श्रद्धेय नेताजी ने बहुजन समाज पार्टी को दिया। और क्यों ऑक्सीजन दिया? क्योंकि नेताजी ये मानते थे कि मान्यवर काशीराम साहब जो है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ रहे थे सामाजिक न्याय की लड़ाई। उसके बाद में 2019 में जब फिर से लोकसभा के इलेक्शन हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी को एक बार ऑक्सीजन देने का काम किया, और बहुजन समाज पार्टी जो है वो 10 सांसद जीत पाई। हालांकि हमारे सांसद उसमें उस तादाद में नहीं जीत पाए थे, लेकिन फिर भी सामाजिक न्याय की लड़ाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आगे रखा। लेकिन क्या है कि अब बहन कुमारी मायावती जी का मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उनको चाहिए कि नसीहत इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को ना दे, इंट्रोस्पेक्ट वो खुद करें कि आज की तारीख में बीएसपी का कार्यकर्ता क्या चाह रहा है। मानस जी यहाँ पर करमवीर आजाद जी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं।
कि जिला पंचायत के मेंबर का टिकट अगर इनका विधानसभा अध्यक्ष भी लेता है तो उसको कुछ सेट क्राइटेरिया होते हैं, उसको फुलफिल करना पड़ता है। वो सेट क्राइटेरिया क्या होते हैं आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। तो जब एक बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता जब जिला पंचायत के मेंबर का इलेक्शन ना लड़ पाए, उनका कार्यकर्ता जब सभासद का एक इलेक्शन ना लड़ पाए, तो विधायक और सांसद तो बहुत दूर की बात है। तो बहुजन समाज पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा मानस जी, इससे पहले कि वो समाजवादी पार्टी को राय दें कि उनके कार्यकर्ता खुश हैं कि नहीं खुश हैं, उनका कार्यकर्ता क्या चाहता है, उनका संगठन क्या चाहता है, वामसेफ की आज की तारीख में क्या हालत है। तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का मिशन को, ठीक है, करमवीर आजाद जी के पास चलते। करमवीर आजाद जी, आप तो कहते हैं कि आप हमेशा दलित जाति के बीच में काम करते रहते हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं, उनकी बातों को, समस्याओं को सुनते समझते रहते हैं। एक मूड समझना चाह रहे हैं कि जो दलित बिरादरी के लोग हैं, जो अनुसूचित भाई हैं अपने, वो क्या चाहते हैं? क्या बहन जी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए, या बीजेपी और एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में वो तीसरा ध्रुव बनकर, तीसरा केंद्र बनकर इनको चुनाव में मैदान में उतरना चाहिए? लोग क्या सोचते हैं समाज के? मानस भाई, लोग सोचने से पहले मैं अपने विचार तो बता दूं, क्योंकि मैं भी उसी अनुसूचित जाति का एक अंग हूं। और मैं ये सोचता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो नो डाउट बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन का पार्ट बनना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है चुनाव के दौरान मैंने ये बात कही थी मानस भाई, आपको याद होगा, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। इंडिया गठबंधन, अगर बहन कुमारी मायावती जी समझौता नहीं करती है तो ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इनका तो एजेंडा रहा ना। आप अभी 5 जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, और जहां हुए हैं, क्योंकि जहां पे भारतीय जनता पार्टी का मूल जड़ ही नहीं है तेलंगाना, तो वहां बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिसी में कामयाब हुई, भाई चंद्रशेखर रावण को राजस्थान में उतारना पड़ा, तो वहां पे जो हमारा वोट था 2 तरफ बटा, और कुछ वोट इधर शिफ्ट हुआ, कुछ वोट उधर शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे जो है, मैं ये कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के शायद भाई एमपी में समझौता नहीं हो पाया, कुछ रहा होगा वहां प्रदेश के नेताओं से, माननीय अखिलेश जी का समझौता नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं मानस भाई, दलित वोट कहां जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने आज 9.5 साल हो गया, जितना बेवकूफ बनाना था इन्होंने बना लिया। अभी हमारे राघवेंद्र भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पूरा समाज जो है उनके साथ में है, ऐसा है वैसा है, जो भी उनके समझ में आया उन्होंने कहा। लेकिन मैं इनको स्पष्ट कर दूं, आज रूट लेवल पे जा करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आपके लॉलीपॉप जो राशन, आवास, शौचालय और जो गैस सिलेंडर, बिजली, आप एक बात बताइए, मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला था गांव में बिजली का, जो उसमें ठेकेदारी किसको दी गई थी? L&T, लार्सन एंड टूब्रो को। हर गांव में L&T ने लाइट कनेक्शन किया। उस समय कनेक्शन करते समय आपको मैं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी बता रहा हूं। मैं गांव में जाता हूं, गांव के लोग बताते हैं कनेक्शन तो ले लिया, लेकिन कनेक्शन लेने के बाद वहां मीटर नहीं लगाया गया, और जेईओ ने जा करके उन लोगों की इतनी बेइज्जती की है, गरीब आदमियों की। 2-2 साल का बिल पेंडिंग होने के नाते वही बिल 50-50 हजार तक कुछ गांव में है। यही है इनकी नीति, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही नीति है। वो गरीब व्यक्ति कोरोना काल में जिसने अपनी मजदूरी तक नहीं, उसको अब किस तरीके से उस त्रासदी से कैसे निकल करके आया हमारा देश,
इसे न आप अनभिज्ञ है, न मैं अनभिज्ञ हूं, न यहाँ पे बैठे हुए हमारे राघवेंद्र भाई अनभिज्ञ है। लेकिन उन लोगों के ऊपर जो दबाव डाला गया, जो प्रेशर डाला गया, उनकी बेइज्जती हुई, जेल जा करके उनका डिस्कनेक्शन किया, किस किस तरीके से कैसे क्या हुआ। आज ये जिन जिन योजनाओं को गिना करके गांव में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, अब भ्रम में आने वाली नहीं है जनता। और मैं आपको एक बात यहाँ पे आज घोषित कर रहा हूं, बहन कुमारी मायावती जी, अभी कांग्रेस ने 3-4 दिन पहले मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने का एक केवल जो समझ लीजिए कि एक चर्चा हुई, एक नाम सामने आया तो कम से कम जी सुन, तो वो चर्चा हुई। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी का मत इंडिया गठबंधन के तरफ बदला है। और ये केवल इन्होंने जो अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, ये मैं बहुत पहले कह चुका था, केवल बार्गेनिंग करने के लिए, केवल बार्गेनिंग करने के लिए कि हमें कितना सीट मिलेगी। और बहन कुमारी मायावती जी के पास अगर ये एनडीए के साथ जाती हैं, तो मैं कहता हूं कि जो थोड़े बहुत बचे हुए हमारे जो 13% कुछ है, उसमें से काफी कम हो जाएंगे। क्योंकि इन्होंने जो राघवेंद्र भाई ने एक मिनट में मैं जरा सा मैं अपनी बात पूरी कर दूं। राघवेंद्र भाई ने बड़ी बड़ी बातें कही कि ये गठबंधन नहीं कामयाब होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। मैं पूछना चाहता हूं राघवेंद्र भाई से, आप बताइए आपके कितने घटक दल है, एनडीए के कितने घटक दल है? शायद मैं अगर आंकड़ा सही बता रहा हूं तो 37 घटक दल। अगर हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो कृपया सही कर दीजिएगा। और इंडिया के पास अभी भी 28 घटक दल। मैं अपनी बात पूरी कर, चलिए ठीक है, मैं राघवेंद्र जी के पास चलता हूं दोबारा। राघवेंद्र जी, अच्छा, ये बार बार जो ये आरोप लगाया जाता है कि बहन जी दरअसल आपकी बी टीम के रूप में काम करती हैं। विधानसभा चुनाव में देखा, जब समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट घोषित कर दी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके मुकाबले सब मुस्लिम कैंडिडेट्स दे दिए, वहां पर मुस्लिम मतों का बंटवारा हुआ, समाजवादी पार्टी हार गई उस इलाके में बड़ी संख्या में, वरना शायद स्थितियां कुछ दूसरी होती। बार बार इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम की तरह मायावती काम कर रही है और बीजेपी उनका बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर लेती। कुछ अंदरूनी पैक्ट है आप लोगों का। क्या ये माना जा सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिलती है मायावती की, तो ऐन मौके पे आप साथ में आ सकते हैं मायावती जी के साथ? नहीं मानस जी, देखिए राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये अभी मायावती जी ने भी कहा, मायावती जी एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन जैसे ये बी टीम, ए टीम, सी टीम, ये होता नहीं है व्यवहारिक राजनीति में। अब कोई आरोप लगाता है जवान से जवान तो हारती नहीं है भाई। अगर मायावती जी को आना होगा तो खुल के आएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे गठबंधन के साथ। नहीं आना होगा नहीं आएंगे, इंडी गठबंधन के साथ जाना होगी उनके साथ जाएंगे। ये ए टीम बी टीम होती नहीं है मानस जी, व्यवहारिक रूप से राजनीति जो होती है। अब लोग आरोप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो जाने। भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव राजनीति करती है। अब दूसरी बात ये बता रहा हूं, हमारे मित्र जो है कर्मवीर जी अभी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। उत्तराधिकारी क्या होता है राजनीति में मानस जी? कैसी बातें होती है राजनीति में, नई नई चीजें आ गई है। मैंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। देखिए लोकतंत्र में उत्तराधिकारी शब्द नहीं होता है, यह राजशाही में होता है। बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है, अगर आप भूल नहीं रहे हैं तो जन्मदिन मनाया जाता था बहन जी का, नोटों की माला पहनी जाती थी। भाई क्या देश की जनता ये बातें भूल गई है क्या? किस प्रकार से राजनीति किया करती थी बहन मायावती जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने भली प्रकार से देखा है। तिलक तराजू और तलवार उनको मात्र जूते चार, ये किसके समय बोला जाता था और क्या कह के ये लोग सत्ता में आए थे? यही भाषा इन लोगों की हुआ करती थी। जब सरकारें होती है तो अपना सरकारी खर्चे में जन्मदिन मनाती है और नोटों की माला पहनती है। यही बात अखिलेश यादव के लिए भी है। जब अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार रही समाजवादी पार्टी की, तब तक ये लोग जो है सफाई महोत्सव मनाते थे और खुल के सरकारी धन का दुरुपयोग होता था। बड़े पैमाने पर विदेशों से ये आपके बंबई से नाचने गाने वाले लोग, हीरो हीरोइन आते थे, उनको सरकारी खर्चे से भुगतान होता था। लंदन से बग्गी आया करती थी। भाई ये बातें क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई है क्या?
तभी लोगों की ये दुर्गति है। दुर्गति शब्द मैं इसीलिए कह रहा हूं। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें हैं, कांग्रेस की कितनी लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस जो है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अपने बुरे दौर से गुजर रही, सबसे बुरे दौर से। दुर्गति शब्द अगर मैं कह रहा हूं, ये गलत नहीं कह रहा हूं। रायबरेली, अमेठी, अमेठी हारे बैठे हैं, अमेठी और रायबरेली, जो दो इनकी परंपरागत सीटें होती थी, जहां से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बड़े बड़े नेता कांग्रेस परिवार के, नेहरू खानदान के चुनाव लड़ते थे और जीता करते थे। आज की तारीख में वो भी हारे बैठे। एक लोकसभा सीट कांग्रेस की है, वही समाजवादी पार्टी की 3 लोकसभा सीटें। तो इनको दुर्गति न कहा जाए तो क्या कहा जाए, सामान्य हार होती है, एक दुर्गति में उड़ा रहे। मैं दुर्गति शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूं, सरकार किसी समय इन लोगों की रहा करती थी, किसी के केंद्र में रहा करती थी, किसी के प्रदेश में रहा करती थी, किन्हीं की अभी भी सरकारें हैं। कोई 1 लोकसभा सीटों के साथ है, कोई 3 लोकसभा सीटों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी में फिर यह कहना चाह रहा हूं, अपनी जो है यात्रा लगभग आधे से ज्यादा पूरी कर चुकी है। हमारे यहाँ विधानसभा प्रभारी बन गए हैं, हमारे यहाँ लोकसभा प्रभारी बन गए हैं, हमारा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, क्षेत्रीय टीम का गठन हो गया, प्रदेश में टीम बनाई जा चुकी है। हम लोग अपने अपने नए लोकसभा के नए मतदाता बना रहे हैं, हम लोग अपनी विचारधारा लेकर के समाज में जा रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी इंडी इंडी खेल रहे हैं। वो हार किसकी होनी तय है भाई? हम लोग ये हार तो इनकी तय है ही। अभी ये लोग अपना गठबंधन तक बना नहीं पाए हैं। हम लोगों के प्रत्याशी का इंतजार हो रहा है। हम लोग 80% यात्रा अपनी पूरी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, 80 का लक्ष्य लेकर के मान्यवर चुनाव लड़ रही है और इसी के आसपास उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें आने वाली है। चलिए करमवीर आजादी, जल्दी से जवाब दीजिए। उमाशंकर जी के पास मुझे दूसरे राउंड पे जाना है। मैं राघवेंद्र भाई से एक बहुत छोटी सी चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि पूर्व में जो है ये बड़ा बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी करती है कि मैंने अनुसूचित जाति को राष्ट्रपति बनाया, मैंने एसटी वर्ग को राष्ट्रपति बनाया, ये कहते हैं। मैं राघवेंद्र भाई से आज ये पूछना चाहता हूं कि आप अनुसूचित जाति को प्रधानमंत्री कब बनाओगे? आप लोकतंत्र पर विश्वास रखते हो ना? आप अनुसूचित जाति को प्रधानमंत्री कब बनाओगे? आप मुझे बता दो। चलो मैं आपका आज ही से समर्थक बन। अच्छा एक बात बताइए, नहीं आप दावा करते हैं ना, आप दावा करते हैं अनुसूचित जाति। भाई ये बताइए, देश को राष्ट्रपति अनुसूचित वर्ग का किसने दिया था? देखिए समय आता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी में इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी को आपने अपेक्षा की देश का प्रधानमंत्री बनेगा एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति? देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी से कल्पना की जा सकती है? मानस जी, कांग्रेस पार्टी से कल्पना की जा सकती है? राघवेंद्र भाई, कांग्रेस ने सुन लीजिए, कांग्रेस ने दो प्रधानमंत्री बदले किए। चौधरी चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा। आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं भाजपा ने दिया? आप तो दूसरे परिवार को व्यक्त नहीं कर पाती है। यहाँ क्या हमें दे रहे हैं? उत्तराधिकारी क्या होता है? उत्तराधिकारी राजनीति में होता है क्या? अरे कैसी बात आप करमवीर जी करते हैं? लोकतंत्र में उत्तराधिकारी नहीं होता है। मुस्कुराइए मत, उत्तराधिकारी सब। उमाशंकर पांडे जी के पास चलते। उमाशंकर जी, एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर ये है कि आज जो बहन जी का रुख हमने देखा और इंडिया गठबंधन में जो अखिलेश यादव का रुख था, अगर कोई ऐसे हालात बन जाते हैं कि बहन जी तैयार हो जाती है इंडिया गठबंधन में आने के लिए, तो इस स्थिति में क्या समाजवादी पार्टी को मनाने में आप कामयाब हो जाएंगे, या समाजवादी पार्टी का विरोध होने के बाद भी क्या आप उनको शामिल करेंगे? मनोज जी, देखिए प्रश्न आपका बड़ा है और अखिलेश यादव जी का कद भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, मायावती जी भी हैं, नो डाउट, लेकिन अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और क्योंकि अखिलेश यादव जी ने लगातार इंडिया को लेकर सकारात्मक रुख रखा है और जैसा कि अभी फराज जी कह रहे थे मायावती जी के बारे में, तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें इंडिया के जो शीर्ष नेतृत्व है सबके पास है। और राहुल गांधी जी ने अपना स्टैंड भी अखिलेश यादव जी के पूछने के बाद उसी मीटिंग के दौरान उन्होंने क्लियर किया है और मुझे लगता है कि
अखिलेश यादव जी भी उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और इंडिया जो है वो पूरी ताकत के साथ, पूरी सक्षमता के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। अगर किसी को ये लगता है कि वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहता है, तो निश्चित रूप से कई तरीके होते हैं। जैसे कि अभी फराज जी, अभी वो करमवीर जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, पिछली बार मायावती जी ने जहां पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट्स थे वहां पर उन्होंने मुस्लिम उतार दिए। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। ऐसी तमाम चीजें जो पीछे हम लोगों ने देखी है, मुझे लगता है कि जाने अनजाने, परोक्ष अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का कदम उन साथियों के द्वारा भी नहीं उठाया जाएगा जो इंडिया के हिस्सा नहीं है या जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। इसकी मंशा, किसकी क्या मंशा है, वो इन्हीं स्टेप से, इन्हीं रणनीतियों से अपने आप स्पष्ट होती रहेगी। और मुझे लगता है कि मायावती जी को जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने डराने का काम किया है, जिस तरीके से उनको घर में कैद कर दिया है, मुझे लगता है मायावती जी भी जरूर इस बात को समझ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार इस देश में नहीं होनी चाहिए, जो ईडी सीबीआई के माध्यम से जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके जो न्याय प्रणाली को कब्जा करने की हिमाकत कर रही हो, ऐसी पार्टी को सत्ता में रहने का हक नहीं है। न्याय प्रणाली को कब्जा करना चाहती है, कहने का मेरा अभिप्राय है। हाँ, आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जजों की नियुक्ति का अधिकार मोदी जी की सरकार अपने पास चाहती है। पूरे देश ने देखा कि कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो देश को न्याय देंगे, वो न्याय की गुहार करते हुए सड़क पर जनता से न्याय मांगने निकल आए थे। तो मुझे लगता है कि मायावती जी और वो तमाम दल जो इंडिया में नहीं है, वो भी बाहर बैठकर इस खेल को देख रहे हैं कि कब्जा हो रहा है, और अगर इस कब्जे से देश को बचाना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाना है, तो निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा। बात महज मायावती जी की नहीं है। क्या पूरा देश इस खेल को नहीं देख रहा है कि आप 143 सांसदों को निलंबित कर देते हैं, लेकिन जो भाजपा के परम मित्र ओवैसी साहब हैं, उनका निलंबन नहीं होता है। ये पूरा देश इस खेल को देख रहा है कि तमाम बातें ओवैसी जी करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक सिंगल एफआईआर नहीं होता है, और राहुल गांधी जी के ऊपर एफआईआर की मुकदमों की पूरी झड़ी लगा दी जाती है, उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त कर दी जाती है। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनकी सदस्यता वापस हुई। और अहंकार रावण को भी हुआ था, अहंकार हिरण्यकश्यप को भी हुआ था। तमाम अहंकारी लोगों के बारे में हमारे पौराणिक कथाओं में जिक्र है, और कैसे उनका मान मर्दन हुआ है, कैसे उनका अहंकार मटिया मेट हुआ है, वो भी पूरे देश ने देखा है। पूरा देश उसको पढ़ता है, उनको अपने आचरण में लाने की कोशिश करता है। कभी 2009 की ही हम बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पे थी, 2009 की बात मैं कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बराबर सीटों के साथ ऊपर थे। तीसरे नंबर पर मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी थी, और चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। 2009 में कितने साल हुए? ये अभी पहली बार इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में बनाई है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में कभी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई थी। ये सच्चाई है। लंबा मायावती जी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, गठबंधन किए, तमाम खेल किए, लेकिन हकीकत ये रही कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। तो किस बात का अहंकार है राघवेंद्र जी को कि जैसे मालूम पड़ रहा है इनके वो जो चना खा के चंदा चोरी करते हैं चंपत राय जी, वो कह रहे थे कि भगवान विष्णु के अवतार हैं नरेंद्र मोदी जी। पता नहीं ये तमाम जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, वो पता नहीं इस बयान पर चंपत राय जी को चंपत क्यों नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो।
लेकिन ये हिंदू विरोधी बयान है कि नरेंद्र मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ये अहंकार की पराकाष्ठा है मानव जी, और इस अहंकार को मुझे लगता है देश देख रहा है कि कैसे जनता के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, कैसे महंगाई पर बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, तानाशाही पर बात नहीं हो रही है। 143 सांसदों को निलंबित करके करोड़ों लोग, जिन लोगों ने उनको प्रतिनिधि चुना है, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। ये सब बातों पे बात नहीं। फराज किदवई साहब के पास चलते हैं, कमेंट उनसे लेते हैं। फराज किदवई साहब, अच्छा ये बताइए कि अगर इंडिया गठबंधन इतनी ही मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लामबंद हो रहा है, तो उसमें अगर बहन जी आना चाहती हैं या उनको लाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो उसमें ऐसा ऐतराज क्या है? एक तरफ आप बात करते हैं कि हम किसी भी कीमत पे कोई भी कुर्बानी दे करके हम बीजेपी जो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जो संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर रही है, आप उसको उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन इतनी सी भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं आप लोग। नहीं मानस जी, देखिए कुर्बानी की बात अगर आप करिएगा और बड़े दिल की बात करिएगा, तो ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2017 में जब कांग्रेस के साथ मिलकर के विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था, तो हमने बड़ा दिल दिखाया था और 110 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को लड़ने के लिए दी थी। वही बड़ा दिल हमने 2019 में बीएसपी के साथ दिखाया था। मगर मैंने अभी आपको जो बोला मानस जी कि बीएसपी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करना चाहती है। ये बहुजन समाज पार्टी को तय करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि उनका आज भी कार्यकर्ता कमिटेड है, ये मैं मानता हूं पूरी जिम्मेदारी से, उस कार्यकर्ता को एक्टिवेट करना है या वो इधर उधर बिखर जाएगा। क्योंकि मैं साक्षी हूं, विधानसभा 2022 के चुनाव में हमारे बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से बात हुई, उन्होंने बोला कि हम जो है वो बीजेपी को वोट दे देंगे क्योंकि हमारे पास कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो मानस जी, बीएसपी को पहले ये तय करना पड़ेगा कि वो करना क्या चाहती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से डर करके, जैसे भारतीय जनता पार्टी डराने की कोशिश कर रही है पूरे विपक्षी दलों को, क्या बहन जी डर करके बहुजन समाज पार्टी को, ये मान्यवर काशीराम साहब के खून पसीने की जो खड़ी हुई पार्टी है उसको खत्म करना चाहती हैं या वाकई भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती है? एक बात। दूसरी बात, हमारे राघवेंद्र जी ने अभी दुर्गति की बात कही। दुर्गति मैं मानता हूं, देखिए मैं दो बातें मानता हूं इनकी, राघवेंद्र जी की, आपके लिए एक हेडलाइन मिल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की दो बात मैं मान रहा हूं। एक ये कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पर लड़ रहे हैं। हाँ, देश में ये 80 सीटों पर लड़ रहे हैं, ये मैं मानता हूं, और 50% अगर इनका हिट रेट रहा तो 40-42 सीटें ये 2024 में जीत लेंगे। तो 40-42 सीटों के साथ ये चौथे पांचवें नंबर पे कहीं आएंगे, तो उसमें कोई वो नहीं, पहली बात। दूसरी बात, दुर्गति की बात कर रहे हैं, दुर्गति भी हो रही है, सही बोल रहे हैं। आज जिस प्रदेश में एक महिला जज इच्छा मृत्यु की दरकार कर रही है सुप्रीम कोर्ट से, तो दुर्गति तो हो रही है मनोज जी। आज अगर एक नायब तहसीलदार यौन शोषण के लिए वीडियो, अब उसके ऊपर उसके साथ यौन शोषण हो रहा है और वो वीडियो जारी करके अपने लिए इंसाफ मांग रही है, तो दुर्गति तो हो रही है मानस जी। भारतीय जनता पार्टी का एक महाराजगंज का एक इनका अल्पसंख्यक विभाग का नेता एक दलित महिला का रेप करता है और शायद उसमें हत्या भी हो जाती है, तो दुर्गति तो उत्तर प्रदेश की हो रही है। आगरा में एक पुलिस वाला, एक सब इंस्पेक्टर एक नाबालिग बच्ची का रेप करता है, तो दुर्गति तो उत्तर प्रदेश की मानस जी हो रही है। प्रयागराज में एक दलित महिला का एक सब इंस्पेक्टर रेप करता है, तो दुर्गति तो मानस जी उत्तर प्रदेश की हो रही है। और एक रिटायर्ड डीएसपी बुक हो जाता है इसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में रेप के करने के ऊपर, तो दुर्गति तो उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो मैं दोनों चीजें राघवेंद्र जी की मानता हूं, एक दुर्गति भी हो रही है उत्तर प्रदेश की, और दूसरा पूरे देश में 80 सीटों पर इलेक्शन ठीक ठाक से लड़ेंगे, जिसमें 30-32-35 सीटें जीत करके चौथे पांचवें नंबर पर ही आएंगे। समय का अभाव है, इस चर्चा को ही विराम देंगे। बहुत शुक्रिया फराज किदवई साहब आपका भी, राघवेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, उमाशंकर जी और करमवीर आजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल मायावती के इस बयान के बाद की भविष्य कोई नहीं जानता, कभी भी किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मायावती का ये बयान केंद्र बिंदु में है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मायावती जो आज एकला चलो की नीति अपना रही है, कल को वो किसी एक गठबंधन के साथ खड़ी नजर आ सकती है। देश में दो गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ एनडीए। मायावती का रुख क्या होगा ये वो खुद ही जानती है। चलिए आज इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।